हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपके साथ करूंगा अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020 में लाया। इनफैक्ट उन्होंने बजट में ये कहा कि हम लोग ने टैक्स कंप्यूटेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। बहुत सिंपल सा टैक्स रेट स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं जो कोई भी टैक्स पेयर अपने से कंप्यूट कर लेगा। हम लोग जितने भी एग्जेम्पशन डिडक्शंस इनकम टैक्स में मिलते हैं ऑलमोस्ट 70-80% एग्जेम्पशन डिडक्शन को भी खत्म कर दे रहे हैं। एग्जेम्पशन डिडक्शन क्या होती है? ये छूट होती है इनकम टैक्स में, जिससे आपकी जो टोटल इनकम होती है वो कम हो जाती है। तो हमारी सरकार बताती है हमें कि हम वो सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन खत्म कर दे रहे हैं और एक सिंपल सा टैक्स कंप्यूटेशन आपके सामने ला दे रहे हैं और यहां पे टैक्स का रेट भी कम होगा। लेकिन आप तो बात समझ ही रहे हो कि एग्जेम्पशन डिडक्शन न देके सरकार एक तरफ क्या कर रही है, मेरी इनकम को बढ़ा दे रही है, फिर रेट कम कर दे रही है। तो अल्टीमेटली अब मुझे यह देखना है कि फायदा मुझे कहां पे है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पुराने स्लैब रेट के हिसाब से भी टैक्स दे सकते हो या फिर नए स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स दो। पुराने स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप टैक्स देते हो तो ऐसे में आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन भी मिलेगी, लेकिन वहां पे टैक्स का रेट हाई है। लेकिन नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से आप टैक्स देते हो जहां पे रेट कम है तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिल रही। कोई भी नहीं कहना चाहिए मुझे 70 से 80% एग्जेम्पशन डिडक्शन को खत्म कर दिया गया है, वो नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं नया वाला टैक्स रेट और साथ ही साथ वो एग्जेम्पशन डिडक्शन रिस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस कुछ इंपोज की जाएगी कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर आप नए टैक्स रेट के साथ जाना चाहते हो तो, और वो एग्जेम्पशन डिडक्शन जो आपको नहीं मिलेगी वो भी देखेंगे। पता है, जब मैंने इन दोनों टैक्स रेट स्ट्रक्चर को देखा, कौन सी एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब कुछ देखा, तो मुझे लगा कि ये चीजें और कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर गवर्नमेंट पुराने वाले सिस्टम को खत्म करके नया वाला सिस्टम लाई होती ना तो मैं भले इसे इजी सिस्टम कहता, लेकिन अगर दोनों सिस्टम पैरेलली रन कर रहा है तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे तो लगता है कि अब एक टैक्स पेयर को प्रोफेशनल की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब किसी भी टैक्स पेयर को प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स कंप्यूटेशन में, क्योंकि वो खुद ही कर लेगा। मुझे तो लगता है कि जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब टैक्स पेयर कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि दोनों तरीके से टैक्स निकाल के बताओ जरा कहां पे टैक्स कम लग रहा है। पुराने वाले स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालो कंसीडरिंग एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, फिर कहेगा नए स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालो विदाउट कंसीडरिंग एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस, एंड लेट मी नो वेयर द टैक्स इज लो। बहरहाल हमें इससे क्या मतलब, आइए हम लोग को तो दोनों टैक्स रेट पढ़ना है और एग्जाम में जो आएगा उसके हिसाब से टैक्स की कंप्यूटेशन कर देनी है। देखिए, अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन को रट लीजिए, याद कर लीजिए एकदम बिल्कुल अच्छे से, एकदम प्रॉपरली रट लीजिए इस सेक्शन को, क्योंकि एग्जाम में अगर लिखा हुआ होगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ इज ऑप्टिंग फॉर 115 BAC तो फिर आप इसके हिसाब से टैक्स निकालिएगा। नॉट ऑप्टिंग फॉर लिखा होगा तो पुराने वाले के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। So this is for both individual and HUF and this is for resident as well as non-resident. अब इंडिविजुअल में आपने ओल्ड स्लैब में 3 स्ट्रक्चर देखे थे, सुपर सीनियर का अलग, सीनियर का अलग, बिलो 60 इयर्स वालों का अलग, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। सारे के सारे इंडिविजुअल्स, HUF, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट सभी के लिए एक स्ट्रक्चर है। या तो ये ले लो और या तो पुराना वाला ले लो अपना। क्या है यहां पे देखिए, the tax rate applicable shall be as under if the individual and HUF exercises an option to not claim various exemption or deduction provided otherwise under the act.
बहुत सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे अगर आप ये रेट लेते हो। ये रेट भी कम है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 2.5 लाख तक नील है, अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, फिर 5 लाख से 7,50,000 तक 10% है। हालांकि 5 लाख के ऊपर सीधे 20% हो जाता था पुराने स्ट्रक्चर में, तो बहुत फायदा हो गया, 10% है 7.5 लाख तक। 7.5 से 10 लाख तक 15% है। 10 लाख के ऊपर 30% हुआ करता था, लेकिन यहां पे 10 लाख 1 से लेके 12,50,000 तक 20% ही है। 12,50,000 से 15 लाख रुपए तक 25% है, और 15 लाख रुपए से ऊपर 30% है, जो कि 10 लाख रुपए के ऊपर ही हो जाता था। हालांकि आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसको निर्मला सीतारमण जी को बहुत सिंप्लीफाइड लग रहा था, ठीक है, उन्होंने कहा बहुत सिंपल है। एक तरीका हो सकता है इसे याद करने का कि हर 2.5 लाख पे 5-5% बढ़ रहा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पहले 2.5 लाख पे नील, फिर अगले 2.5 लाख पे 5, फिर अगले 2.5 लाख पे 10, फिर अगले 2.5 लाख पे 15, फिर अगले 2.5 लाख पे 20, फिर अगले 2.5 लाख पे 25, और फिर उसके ऊपर 30। 2.5 लाख रुपए पे 5-5% बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से स्लैब है। एक बार इसको अप्लाई किया जाए क्या प्रैक्टिकली, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको करते हैं। इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC, ये सेक्शन याद कर लेना होगा, सेक्शन BAC 115 BAC। ये जो ऑप्ट करेगा वो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स देगा। टोटल इनकम 8,40,000 निकालिए, 0 से 2,50,000 तक, 0 to रुपये 2,50,000 नील, रुपये 2,50,001 से लेके रुपये 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। फिर अगले 2.5 लाख पे यानी 5 लाख 1 रुपए से लेके 7,50,000 तक 10%, फिर रुपये 7,50,001 रुपए से रुपये 8,40,000 तक एट द रेट ऑफ 15%, ऐसे ही ना है, ठीक है। हर 2.5 लाख रुपए पे 5-5% बढ़ते जा रहा है। तो 2.5 लाख 1 से 5 लाख, 2,50,000 का 5% हुआ 12,500, फिर 5 लाख 1 से 7,50,000 यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000। यहां देख लीजिए कितना हो रहा है, 840 माइनस 7,50,000, तो ये हो जाएगा आई बिलीव 90,000। 90,000 का 15% 13,500, 13,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 51,000। 51,000 टैक्स आएगा एज पर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर 115 BAC के हिसाब से। ओल्ड स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स आता, ओल्ड के हिसाब से निकालें कितना आता, ओल्ड टैक्स स्लैब 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, और 5 लाख से 3,40,000 का 20%, 3,40,000 का 20% हो जाता, कितना हो जाता 64,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76,500। फायदा तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है नए वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन आप अल्टीमेटली फायदा हो ही रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिले। यहाँ एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलने के बाद, तो एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलने के बाद ये इनकम कम हो जाती ना, 8,40,000 जो आ रहा है ये इनकम ही कम हो जाती, तो ऑब्वियसली टैक्स कम हो जाता। हमने तो 840 पे ही निकाल दिया कि अगर मान लो कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है, अगर किसी इंसान को एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल ही नहीं रही है कोई, तब तो उसके लिए बेहतर न्यू स्लैब ही है। अच्छा, फिर सरकार ने लाया ही क्यों? बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल बदल चुकी है, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो पहले के लोगों के हिसाब से बना था,
और आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बैठ नहीं रहा है। जो पहले के लोग थे वो बचत करते थे, ठीक है, और इसलिए हमारी सरकार भी बचत को क्या करती थी, इंकरेज करती थी। होता था कि नहीं, पहले के लोग तो ये सोचते थे कि इतना पैसा कमा ले कि हम भी खा लें, मेरे बाद की जनरेशन भी खा ले, उसके बाद की जनरेशन भी खा ले, मतलब 4 पीढ़ी का इंतजाम करने की सोचते थे लोग। और आज के लोग, अगर आज सुबह पैसा है तो शाम तक खाली हो जानी चाहिए जेब। तो हमारी सरकार ये कहती है कि आज की युवा पीढ़ी बचत वगैरह करती नहीं है, और हम जो एग्जेम्पशंस डिडक्शंस वगैरह दे रहे हैं वो बहुत सारी बचत पे बेस्ड है, जो हमारी युवा पीढ़ी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। इसलिए हम ये ऑप्शन ला रहे हैं कि आप एग्जेम्पशन डिडक्शन मत लीजिए और टैक्स रेट कम दीजिए। तो सच पूछिए तो ये नए जमाने का टैक्स है आज की जनरेशन को देखते हुए, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने इन दोनों को पैरेलली चला दिया, और यही सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, पुराने सिस्टम के हिसाब से भी टैक्स निकाल सकते हो, नए सिस्टम के हिसाब से भी टैक्स निकाल सकते हो। क्या आपको लगता है ग्रेजुअली ये देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है शायद ऐसी कहानी 2-3 सालों तक चल सकती है, उसके बाद ये पैरेलल दो पटरी पे, या क्या कहते हैं, दो नाव पे पैर रखने वाला काम नहीं होगा। फिर सरकार एक सिस्टम को खत्म करेगी और सिर्फ नए वाले सिस्टम को ही कंटिन्यू करेगी। I hope you people know where you are watching me. You are watching me on YouTube channel of Unacademy, जिसका नाम है Unacademy CA Aspire। इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल Unacademy CA Aspire, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see, past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है, issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे Unacademy is going to post something new which is important for you and it's a notice also at times. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए। आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड Unacademy CA प्लस, एक लिंक देख रही है आपको यहां पे Unacademy CA प्लस, इसको क्लिक कीजिए। सो यू विल नाउ रीच टू Unacademy प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस Unacademy प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक
आप सीए की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो these are the offerings from Unacademy, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month subscription is just for ₹21,000. It is even less than ₹1,000 per month. And I'll give you something more, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए। You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you'll get again डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट। What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. आगे देखिए अब, any individual or HUF who exercises such option shall not be eligible to claim various exemptions or deduction available under the Act, including the following. Number 1, standard deduction of ₹50,000. 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब वैसे तो आपको अभी फिलहाल क्या कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन पता है? पता ही नहीं है, राइट। ये तो पता ही नहीं है कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस। तो मैं अगर बोलूं कि ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसकी लिस्ट को देख लेते हैं। जब आप पूरा इनकम टैक्स पढ़ चुके होंगे तो शायद आप सारा एग्जेम्पशन और डिडक्शन जान चुके होंगे। तो एक बार फिर से जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ओके, दीज आर द एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन नॉट अवेलेबल। फिलहाल तो बस आपको इतना जानने की जरूरत है कि कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ये किसको मिलता है पता है? सैलरीड इंप्लॉइज को। सैलरीड इंप्लॉइज को सेक्शन 16(1)(a) के तहत 50,000 रुपए का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर कोई सैलरीड इंप्लॉई है, उसकी 8 लाख रुपए सैलरी है, तो पता है 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। इनकम सैलरी की कितनी मानी जाती है? 7,50,000। किसी के 4 लाख है तो 50,000 उसको भी मिल जाएगा, 3,50,000 मानी जाएगी। तो एक 50,000 रुपए की छूट सैलरीड इंप्लॉई को मिल रही है, वो सीधे सीधे गई अगर नया स्लैब ले रहे हो तो पुराने स्लैब में फायदा था कि नहीं? 50,000 रुपए तो सीधे इनकम घट जाती थी सैलरी वालों की, फ्लैट डिडक्शन होता था, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है इसमें, कोई कंडीशन नहीं है, सीधे जो भी आपकी सैलरी है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगला देखिए, लीव ट्रेवल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(5). ये क्या होता है? आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को घूमने के लिए बाहर जाने देती है, कहती है जाओ विदेश घूमाओ, जाओ देश में कहीं भी घूम के आ जाओ, और उसके लिए पैसे देती है, जाओ सिंगापुर की ट्रिप पर आओ, कंपनी की तरफ से पैसा मिला है।
तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलता है वो सैलरी की इनकम होती है। क्या इस बात की जानकारी है आपको? ऑब्वियसली है, मैंने बताया भी है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलता है वो सैलरी की इनकम है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने जाने के लिए 2 लाख रुपए दे दे तो वो 2 लाख रुपए एम्प्लॉय के लिए सैलरी की इनकम है, लेकिन उसमें से जितना किराया लगता है, भाड़ा जो होता है, घूमने जाने का जो भाड़ा है, ठीक है, उतने की छूट मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए घूमने के लिए दिया एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉय ने तो घूमने के लिए 2 लाख रुपए क्यों दिया? क्योंकि भाई आपका फ्लाइट का भाड़ा लगेगा, ठीक है, टैक्सी के भी भाड़े लगेंगे, फिर उसके बाद होटल का, खाने पीने का, सब चीज का पैसा लगेगा, इसलिए 2 लाख रुपए दिया। लेकिन जो फ्लाइट का भाड़ा है ना, या ट्रेन से गए हो तो ट्रेन का जो भाड़ा है उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है, उतना कम हो जाता है। जैसे 2 लाख रुपए मिला तो सैलरी की इनकम में 2 लाख नहीं जुड़ता, भाड़ा लगा 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए घटाने के बाद 1,75,000 रुपए सैलरी जोड़ी जाती है। यानी ये जो 25,000 की एग्जेम्पशन मिलती थी पुराने वाले स्लैब में, नए वाले स्लैब में नहीं मिलेगी। बिलीव मी, एग्जेम्पशन डिडक्शन सुनने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, उन बच्चों को जरूर तकलीफ होगी जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्जेम्पशन डिडक्शन जब आप आगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। लेकिन टैक्स का रेट तो अभी जानना है हमें, तो रेट जान लिया, एग्जेम्पशन डिडक्शंस को एक बार मैं आपके साथ गो थ्रू हो ले रहा हूं, बट वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स तो आपको पता होगा सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन के बारे में। आप फिर से ये लिस्ट देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती है। तो लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फेयर ऑफ द ट्रिप। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? जैसे आप अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपका अपना घर नहीं है, जैसे आप वाराणसी में रहते हो, दिल्ली में जॉब कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर हो सकता है आपको ना हाउस रेंट अलाउंस दे। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है किराए पे अपने लिए घर ले लो और हम आपको कुछ पैसा देंगे, 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, और इससे अपना किराए का खर्चा निकाल लेना, ठीक है। एम्प्लॉयर एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, आपका किराया उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर आपको लमसम पैसा हर महीने पकड़ा देगा, कहेगा इससे आप अपना किराए का मैनेज कर लो, ठीक है, किराए के खर्चे को इससे आप मैनेज कर लो। तो इसमें कुछ छूट मिलती है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है बेस्ड ऑन रेंट पेड। जितना आप किराया पे करते हो उसके बेसिस पे कुछ छूट मिल जाती है। पूरी इनकम नहीं होती, जितना पैसा देगा एम्प्लॉयर पूरी इनकम नहीं होती, उसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है। नए वाले स्लैब में वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सर्टेन अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014 एज विल बी प्रिस्क्राइब। कुछ सेक्शन 1014 में अलाउंस है जहां पे एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपको अगर कन्वेंस के लिए पैसा मिलता है तो कुछ उसमें से एग्जेम्पशन मिलती है, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर अगर आपको पैसे देता है और ये कहता है कि इस पैसे से कुछ कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट है वो खुद से मैनेज कर लो और मुझसे पैसा ले लो, तो इसे कहा जाता है अलाउंस। जैसे एम्प्लॉयर ने आपको कन्वेंस अलाउंस दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कन्वेंस का खर्चा खुद से मैनेज कर लेना, ये हमसे लो पैसे, तो कन्वेंस अलाउंस है, मतलब बेनिफिट खुद से मैनेज कर लेना। ट्रेवल पे आप जा रहे हो, एम्प्लॉय ने कहा ट्रेवल का खर्चा अपना मैनेज कर लेना, ये लो अलाउंस। खर्चे मैनेज करने के लिए जो आपको पैसे दिए जाते हैं वो अलाउंसेस है। एक बेनिफिट खुद से मैनेज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, दैट इज अलाउंस। तो इन सभी अलाउंस में से ना जितना पैसा मिलता है वो इनकम नहीं होती, उसमें से कुछ घटा लिया जाता है। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, इन सब में से एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, लेकिन यहां नहीं मिलेगी, ठीक है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 लाख अलाउएबल अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बड़ी सुंदर बात है। आपने सुना होगा कि सरकार हमारी अपना घर बनाने वालों को इंकरेज करती है। बहुत जमाने से आप सुनते आ रहे होंगे बेसिक
तो रोटी कपड़ा तो शायद लोग मैनेज कर लेते हैं, सभी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मकान हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, जिसके लिए वो लोन भी लेता है। तो सरकार क्या करती है, 2 लाख रुपए तक का ब्याज कि आपको डिडक्शन दे देती है। मतलब 2 लाख रुपए तक का ब्याज जो आप दे रहे हो उतनी आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर 2 लाख से ज्यादा ब्याज दे रहे हो तो भी डिडक्शन 2 ही लाख रुपए मिलेगी। अगर अपने रहने के लिए मकान बनवाए हो जिसके लिए आपने कर्ज लिया था तो 2 लाख रुपए तक की ब्याज की डिडक्शन है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है, अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है और मैंने मकान के लिए लोन लिया जिसपे मैंने ब्याज 1.5 लाख रुपए का दिया, तो मुझे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 2 लाख तक मिल जाती है, 1.5 लाख, ये 1.5 लाख ब्याज दिया तो 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी और मेरी इनकम 6.5 लाख कहलाएगी। 1.5 लाख रुपए की बचत हो गई। जितना ब्याज दे रहे हैं ना, मेरी इनकम कम कर दी जाएगी। तो वो नहीं होगा। अगर ये नया स्लैब लेते हो तो ये डिडक्शन जो 2 लाख रुपए की मिलती है वो नहीं मिलेगी। और क्या है, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन। इंप्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो घर वालों को पेंशन मिलती है। जब इंप्लॉय को पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद तो वो पेंशन कहलाती है। अगर इंप्लॉय जीवित है, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिल रही है तो ये पेंशन कहलाती है। लेकिन अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके घर वालों को पैसा मिलता है तो वो फैमिली पेंशन कहलाता है। और जब फैमिली पेंशन मिलती है ना तो 1/3, 1/3, ठीक है। और एक रिस्ट्रिक्शन भी है अमाउंट का, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझना है एग्जामिनेशंस को, क्योंकि अभी तो बस ये जानना है कि ये नहीं मिलता है। बस ये जान लो कि फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। अब 7th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे बड़ी मार है, सबसे बड़ी मार। चैप्टर 6A में आपको सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शन मिलता है, भरपूर डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A में। कह रहा है 2 डिडक्शन देंगे, उसके अलावा कोई नहीं देंगे, ये बस मिलेगा 80 CCD2 और 80 JJAA, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्या मजाक है। चैप्टर 6A का डिडक्शन, पता है चैप्टर 6A में लिखा हुआ है कि आप LIC की प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको छूट मिलती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो सिर्फ 80C की वजह से करा रखा है, नहीं तो किसको अपनी जान की फिक्र है। हिंदुस्तान में हर एक गाड़ी का इंश्योरेंस है, इंसान का इंश्योरेंस नहीं है। क्यों गाड़ी का इंश्योरेंस है? क्योंकि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो चालान कट जाएगा, पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। अपने लाइफ का इंश्योरेंस नहीं है तो कोई पेनाल्टी नहीं ना लगती है। अरे सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम की छूट मिलती थी, शायद इसलिए हिंदुस्तान में इंश्योरेंस होना शुरू हो गया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट शायद इसी की वजह से थी 80C। जब आप पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती है। वो सारी इन्वेस्टमेंट होती ही इसलिए है क्योंकि लोगों को छूट मिलती है। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर, पूरे घबरा गए ये सुन के ये लाइन कि डिडक्शंस की अब छूट नहीं मिलेगी नए स्लैब में। तो बहुत सारे लोग नए स्लैब में जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। तो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी घबरा गई ये सुन के, खास करके इंश्योरेंस सेक्टर। उसके बाद देखिए अलाउंस फॉर माइनर चाइल्ड इनकम। अच्छा, अगर एक माइनर बच्चा मतलब 18 साल से छोटा, अगर एक 18 साल से छोटा बच्चा अपनी काबिलियत से पैसा कमाता है तो ये इनकम उसकी होती है। उस बच्चे के नाम से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है और वो उसकी इनकम कहलाती है। जैसे एक 12 साल का बच्चा है, वो 10 साल के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, तो 12 साल का बच्चा अपनी काबिलियत से पैसा कमा रहा है। ये इनकम किसकी है? उस 12 साल के बच्चे की है। क्या उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी? हाँ होगी, वो टैक्स भी पे करेगा। जिम्मेदारी किसकी है? उसके पेरेंट्स की है कि भैया वो रिटर्न फाइल करवाएं उसकी। लेकिन बच्चा अपनी काबिलियत से पैसे नहीं कमा रहा है, बच्चे को इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है जो उसके पेरेंट्स ने की है। आपने सुना होगा पिताजी ने बेटे के नाम से 10 लाख रुपए की बैंक में एफडी करा दी। 15 साल का बेटा है, उसके नाम से 10 लाख रुपए की एफडी करा दी, ब्याज आता है उसका।
तो ब्याज क्या बच्चे की इनकम है? इनकम टैक्स कहता है नहीं, बच्चे की इनकम क्यों है, ये तो माता पिता की इनकम है जिसने कराया है, तो वो माता पिता की इनकम में ऐड होता है। लेकिन जब भी एक बच्चे की इनकम माता पिता के हाथ में ऐड होती है ना, तो 1500 रुपए की छूट मिल जाती है। मतलब बच्चे की इनकम आई मान लो 50,000 रुपया, तो जब पिताजी के हाथ में जोड़ी जाएगी तो 50,000 नहीं जोड़ी जाएगी, 48,500 जोड़ी जाएगी। 1,500 की छूट होती है हर बच्चे पे। मान लो मेरे 20 बच्चे हैं, मेरे नहीं है, मान लो किसी के 20 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब 20 बच्चों को इनकम आ रही है ना, तो हर बच्चे पे 1,500 रुपया माइनस होते जाएगा और फिर जोड़ी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी छूट थी, ये भी चली जाएगी अगर आप नए स्लैब में आते हो तो। ये तो हो गया सभी के लिए बात, सभी तरीके के टैक्स पेयर्स की बात। जो बिजनेस वाले एसएससी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको कुछ बिजनेस से रिलेटेड खर्चे की भी छूट नहीं मिलेगी। अभी ये तो सबके लिए हो गया, ठीक है, जिसमें कुछ बातें नौकरी पेशा के लिए हो गया, भाई डिडक्शन तो सभी कोई लेता है, नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो। अब व्यापारियों के लिए देखिए और अलग से क्या नौटंकी है। In addition to the above, the following deduction or exemption allowed while computing income of business profession shall also not be available. कह रहा बिजनेस इनकम कंप्यूट करते समय कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशंस और मिलती थी, वो भी नहीं देंगे। क्या है? पहला, एग्जेम्पशन फॉर एससीजेड यूनिट अंडर सेक्शन 10AA। ये क्या होता है मैं बताऊं। एक्चुअली एससीजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ये सब एरिया को। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ एससीजेड समझाने में आधी घंटा लगा देता हूं। एससीजेड ये सब कुछ एरियाज को गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ये सब जंगल होते हैं, ठीक है, जहां पे कुछ हो नहीं रहा है, ना कोई कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बेकार वाले जंगल है सब, ठीक है, यूजलेस जंगल्स कह सकते हो। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसे एरिया को डेवलप किया जाए, ठीक है। अब आपको पता ही है कि कुछ सिटीज की पॉपुलेशन बहुत हाई है हमारे देश में, अब गवर्नमेंट बहुत सारे यूज इंडिया में लैंड अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है पॉपुलेशन उधर मूव करे, तो अब उसके लिए वहां पे डेवलपमेंट कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनियों को बोलती है यहां आओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, हम आपको छूट देंगे। तो लोग चले जाते हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए कि भाई छूट मिलेगी, और जब फैक्ट्री लगाने जाते हैं जंगल में तो जंगल अपने आप मंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो भाई रॉ मटेरियल लाने के लिए रोड बनाएंगे, ठीक है, बिजली का इंतजाम करेंगे खुद ही। अब टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग जब किसी जंगल में भी जाएंगे तो मंगल हो जाएगा कि नहीं? उसका हो ही जाएगा। तो यही सरकार की चाल होती है, ठीक है, टैक्स की छूट के बहाने वो अपना जंगल में मंगल करा लेते हैं। तो इस समय 10AA में एक छूट चल रही है कि वहां पे जाके आप अगर इंडस्ट्री लगाते हो और एक्सपोर्ट करते हो, तो जितना प्रॉफिट एक्सपोर्ट के टर्नओवर की वजह से, उतने प्रॉफिट पे हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे। मतलब ये है 10AA बहुत सिंपल तरीके से अभी बता रहे हैं। मान लीजिए मेरा टर्नओवर 10 करोड़ है और मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़, जिसमें से मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये मेरा टोटल है, ठीक है, मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो है 4 करोड़। अगर 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, तो सरकार कहती है इसका मतलब 4 करोड़ पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? टोटल सेल है 10 करोड़ की, टोटल प्रॉफिट है 1 करोड़ का, ठीक है, इस 10 करोड़ के अंदर 4 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, यानी कि 6 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक सेल होती है, इंडिया में सेल होती है, ठीक है। तो सरकार कहती है कि अगर तुम्हारा 10 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी 4 करोड़ पे 40 लाख का प्रॉफिट होगा, ये मान लिया जाता है और इसकी छूट मिल जाती है, ये डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको टैक्स कितने पे देना होता है? 1 करोड़ माइनस 40 लाख, 60 लाख रुपए पे। तो ये वाला भी नहीं मिलेगा बिजनेसमैन को, बहुत बड़ी मार है। एडिशनल इनिशियल डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a), ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो सब पे मिलता है, डिप्रिसिएशन अगर आपको मिलता है तो उससे आपका प्रॉफिट कम होता है, मालूम है ना,
डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो पीएल में आप चार्ज करते हैं, इससे प्रॉफिट कम होता है। एक नई प्लांट एंड मशीनरी जब भी कोई खरीदता है ना, तो उसको एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन दिया जाता है, जितना है उसके से ज्यादा एक बार। ये वन टाइम बेनिफिट है, हर बार नहीं मिलेगा। एक बार जिस साल आप नई खरीदे उस बार 20% और ज्यादा देंगे डेप्रिसिएशन, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। ये नहीं मिलेगा अगर आप नया स्लैब लेते हो तो, देख लो। फिर अगर यही बैकवर्ड एरिया में अगर आपने इंडस्ट्री लगा रखी है, तो यही जो 20% मिल रहा है ना, ये 35% हो जाता है यहां पे, यानी एक्स्ट्रा 15% मिल जाता है, ये 35% मिल जाता है, फिर एक्स्ट्रा 15%। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस कुछ नहीं है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 20% दिस विल बिकम 35% बैकवर्ड एरिया में। ये मेक इन इंडिया को बूस्ट कर रही है गवर्नमेंट। आपने सुना है ना, मेक इन इंडिया, हम अपने देश में माल बनाएंगे, तो जितनी नई प्लांट एंड मशीनरी लाओगे उतना प्रोडक्शन इनहांस होगा, ज्यादा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है। देन कम्स टी, कॉफी और रबर डेवलपमेंट बेनिफिट। ये एक रिजर्व बनाने के लिए गवर्नमेंट कहती है उन लोगों को जो लोग टी, कॉफी और रबर बिजनेस में हैं, और ये लोग एक रिजर्व बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसकी छूट मिलती है। तो ये सब बेनिफिट भी नए स्लैब में नहीं मिलेगी। साइट रेस्टोरेशन बेनिफिट, ये बेनिफिट मिलता है जो लोग पेट्रोल डीजल जमीन से निकालते हैं। तो आपको मालूम है, जब जमीन से पेट्रोल डीजल निकाला जाता है तो जमीन वहां की दलदल हो जाती है। मतलब जिस भी जमीन से एक बार पेट्रोल डीजल निकल गया, वो जमीन किसी काम की नहीं होती। मतलब अगर उस जमीन पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो हो सकता है मकान आपने बनाया, बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग धस जाएगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है। और उस जमीन पे आप ये मत सोचना खेती कर लोगे, क्योंकि वहां घास भी नहीं उगती है जहां से पेट्रोल डीजल निकाल लिया गया है। तो बेसिकली, लेकिन क्या हम उस लैंड को रीस्टोर कर सकते हैं कि नहीं? रीस्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली उसका कुछ प्रोसेस होता है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो उन प्रोसेसेस को करने के बाद लैंड रीस्टोर हो जाती है। तो जो भी कंपनियां पेट्रोल डीजल निकालती हैं, उसके बाद वो जमीन को रीस्टोर करती हैं। रीस्टोर में खर्चा लगता है, तो खर्चे के रिस्पेक्ट में कुछ छूट मिलती है। ये नई वाले टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगी। लेते कि आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि नया वाला टैक्स रेट लेना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। जैसे आप मेरी बात पूछेंगे तो क्या सर आप नए स्लैब के साथ जाएंगे? नहीं, मैं पुराने स्लैब के हिसाब से ही रहूंगा, ठीक है। मुझे ज्यादा फायदा वहीं पे होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे तरीके की छूट वूट मिलती है। पूरा चैप्टर 6 से खा गया इंसान, चैप्टर 6 से ही पूरा खा गया यहां। तो फिर एक बिजनेसमैन अगर डोनेशन देता है साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च के लिए, तो उसकी भी उसे छूट मिलती है, ठीक है, डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग खुद भी पैसा खर्च करते हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दो, तुम कर दो रिसर्च। एक होता है हम खुद ही साइंटिस्ट अपने यहां रखेंगे और रिसर्च कराएंगे, सब केमिकल वगैरह खरीदेंगे, साइंटिस्ट को अपने यहां रखेंगे और कराएंगे। अरे भाई, अगर खुद रिसर्च करा रहे हो तब तो खर्चा अलाउड है आपको, तब आप खर्चा चार्ज कर लीजिएगा अपने पीएल में। लेकिन अगर डोनेशन देके रिसर्च करा रहे हो तो हम आपको नहीं करने देंगे नए वाले स्लैब में। पुराने स्लैब में तो मिलता ही है। मैं जितनी बात कह रहा हूं कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्या ये पुराने स्लैब में मिलता है? हाँ, पुराने स्लैब में मिलता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं यहां नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, accelerated capital deduction for specified business under section 35 AD। सेक्शन 35 AD में गवर्नमेंट ने उन बिजनेसेस को डाला है जिन बिजनेसेस को गवर्नमेंट हमारी प्रमोट करना चाहती है। और मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दे देती है तो वो बिजनेस तेजी से इंडिया में शुरू हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए हैं आपको इसके, कि किस तरीके से वीडियोकॉन जैसी कंपनी भी पेट्रोल डीजल निकालने लग गई। इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन में क्यों आ गई? सब टैक्स बेनिफिट का नतीजा है। सेक्शन 35 AD में उन्हीं बिजनेसेस को डाला जाता है और हम उनको कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। गवर्नमेंट यहां क्या फायदा देती है आपको बताता हूं। पीएल में आप रेवेन्यू खर्चे के साथ साथ पूरा कैपिटल खर्चा भी डाल सकते हो। अब एक बात बताइए,
हमने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ना, मशीन खरीदी 20 करोड़ रुपए की, तो 20 करोड़ रुपया सीधे पीएल में डालना है, डिप्रीशिएशन नहीं, पूरा 20 करोड़ रुपए डालना है। तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा। टैक्सेस कम हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। यही टैक्स बेनिफिट है 3580 में। कह रहा है ये जो हम आपको कैपिटल वाली डिडक्शन देते हैं बढ़ा के पूरी, ये नहीं मिलेगी। अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, ये नहीं मिलेगी अगर आप नए स्लैब के साथ जाते हो तो। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCC। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए मैं किसानों को की क्लास लेता हूं, जैसे आपकी क्लासेस ले रहा हूं ना, उस तरीके से मैं किसानों की लेता हूं और उनको कैसे फसल ज्यादा की जाए ये सब के बारे में ट्रेनिंग देता हूं। तो इसके लिए मेरा जितना कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, सब पीएल में चार्ज हो जाता है। कह रहा है लेकिन अगर आप नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना चाहते हो तो कैपिटल खर्चा चार्ज करने नहीं देंगे। मतलब जितना एक्स्ट्रा चीज है ना, जो सेक्शन 35CCC एक्स्ट्रा आपको अलाउ करता है ना, कैपिटल खर्चा अलाउ कर देता है, वो नहीं होने देंगे। नाउ फर्दर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अभी और भी कंडीशन है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है? सच इंडिविजुअल और HUF who exercises such option shall not be allowed to set off any loss or depreciation carried forward from an earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred herein above। कह रहा है जितना डिडक्शन अभी बताए हैं ये सब नहीं मिलेगा, और अगर पिछले साल लॉस आया था या उसके पहले साल का भी लॉस आया था इन्हीं सब डिडक्शन की वजह से। भाई अभी तक तो आप लेते थे ना, ये तो पहली साल है जब नया स्लैब पुराना स्लैब दोनों आ गया एक साथ, और आपको ये डिडक्शन लेने को मना किया जा रहा है अगर नए स्लैब में आना चाहते हो तो। लेकिन आज के पहले तक, इस साल के पहले तक तो हम हमेशा एग्जम्पशन डिडक्शन लेते थे ना। तो कह रहा है अगर एग्जम्पशन डिडक्शन लेने की वजह से पिछले सालों में कोई घाटा आया था तो वो घाटा इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नॉर्मल रूल क्या है पहले तो ये आपको बताएं कि अगर मान लीजिए मेरा पिछले साल का लॉस है, लास्ट ईयर का लॉस है 4 लाख रुपए का, और करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का, तो मुझे 20 लाख पे टैक्स नहीं देना है। 4 लाख रुपए का लॉस ये क्या होगा, यहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है, और मुझे 16 लाख रुपए पे ही टैक्स देना होता है। लेकिन कह रहा है कि अगर ये 4 लाख रुपए का घाटा इन्हीं सब एग्जेम्पशन डिडक्शंस वगैरह की वजह से हो गया था, आपका घाटा क्यों आ गया था? डिडक्शन लेने की वजह से। कौन से? जो अभी मैंने मना किए हैं। तो पुराने साल का लॉस मत लाना, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वो। No set off of any loss under the head income from house property shall be allowed against income under any other head। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। अरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो दूसरी इनकम से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, मेरे 5 हेड की इनकम होती है, एक लॉस दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, कह रहा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट करने नहीं देंगे। मतलब कर लो, नया टैक्स रेट क्या दे रही है सरकार, आप समझिए आपके सारे फायदे पे मतलब पानी डाल दे रही है, कोई फायदा नहीं है अब। फिर it has been provided that such carried forward loss or depreciation shall be deemed to have been given full effect to and no further adjustment in respect of such carried forward loss or depreciation shall be available। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अगर मान लीजिए आप नए वाले स्लैब में आ रहे हो तो पुराना कोई भी लॉस एडजस्ट करने नहीं देंगे। ठीक है, पुराना कोई भी लॉस एडजस्ट करने नहीं देंगे और कोई भी पुराना डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे होता क्या है, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आ रहा था बिफोर डिप्रिसिएशन 8 लाख रुपए का, ठीक है, और मेरा डिप्रिसिएशन था मान लीजिए 9 लाख रुपया। डिप्रिसिएशन अभी नहीं घटाए हो, प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपया। डिप्रिसिएशन कितना? 9 लाख रुपया। तो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद प्रॉफिट कितना हो जाएगा? -1 लाख। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन इसको बोला जाता है जीरो, और इसी को बोला जाता है पीजीबीपी, जो हम कहते हैं ना बिजनेस की इनकम, तो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद होती है। लेकिन ये जीरो कहलाएगा, -1 नहीं के। डिप्रिसिएशन की वजह से माइनस नहीं होता, और हम कहते हैं 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन अब अगले साल घटाएंगे, ये अभी घटाने को नहीं मिलेगा।
रिपीट करता हूं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन आपका कितना था 8 लाख रुपया, डेप्रीशिएशन 9 लाख रुपया। अगर हम डेप्रीशिएशन घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा -1 लाख, लेकिन ऐसा होता नहीं है इनकम टैक्स में। हम कहते हैं पीजीबीपी की इनकम कितनी है 0, और डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपए का नहीं घट पाया जो अगले साल घटेगा, जिसको हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। समझ में आ रही है बात? हम इसको क्या कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, 1 लाख रुपए का अगले साल घटा लेंगे। कह रहा है ऐसा कोई डेप्रीशिएशन भी बचा है ना तो वो भी नहीं घटाने देंगे, लॉस तो एडजस्ट करने देंगे ही नहीं, कोई डेप्रीशिएशन भी पुराने साल का बचा है वो भी नहीं घटाने देंगे। वो हम मान लेंगे कि हैज बीन गिवन फुल इफेक्ट, ये मान लिया जाएगा कि वो सब एडजस्ट हो गया, अब कुछ नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई दैट सच लॉस और डेप्रीशिएशन कैरीड फॉरवर्ड सेल लैप्स, वो डूब गया समझ लीजिए अब। However, it has been provided that in case such option to pay tax under section 115 BAC is exercised, 115 BAC क्या है नया स्लैब, in respect of assessment year 21-22 the WDV of the block of assets shall be increased by the amount of depreciation carried forward which is not available for set off। ये क्या मतलब है? ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज है। जैसे मेरा एसेट का WDV चल रहा था 18 लाख रुपया, ठीक है, कह रहा है ये डेप्रीशिएशन तो पुराना वाला जो आप एडजस्ट नहीं किए थे वो नहीं करने देंगे, लेकिन इसको यहां पे हम बढ़ाने दे देंगे 1 लाख रुपया, और आपकी WDV ऑफ द एसेट को हम 19 लाख रुपया कर देंगे। तो एक बात बताइए, अगर मेरी एसेट की WDV बढ़ जाएगी तो क्या अब आगे का डेप्रीशिएशन थोड़ा ज्यादा आएगा? हाँ, WDV बढ़ जाएगी तो डेप्रीशिएशन भी तो ज्यादा आएगा, WDV पे ही डेप्रीशिएशन लगता है इनकम टैक्स में, ठीक है, तो डेप्रीशिएशन आगे का ज्यादा आ जाएगा। तो ज्यादा डेप्रीशिएशन मतलब ज्यादा खर्चे मतलब कम प्रॉफिट मतलब कम टैक्स, फायदा तो होगा। तो ये 1 लाख रुपए सीधे सीधे नहीं घटाने देंगे हम आपको प्रॉफिट से, लेकिन ठीक है हम आपका डेप्रीशिएशन थोड़ा बढ़वा देंगे WDV बढ़ा के, ये किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से रिपीट करूं, कोई भी पुराना लॉस है वो आपको हम एडजस्ट करने नहीं देंगे, कोई भी पुराना लॉस है हम आपको एडजस्ट करने नहीं देंगे बिजनेस का। अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है तो वो भी हम आपको एडजस्ट करने नहीं देंगे, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन के लिए एक काम कर देंगे, जितना अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो हम किस में जोड़ देंगे, आपके WDV में जोड़ देंगे, जिससे आपकी WDV बढ़ जाएगी, आगे का डेप्रीशिएशन थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा डेप्रीशिएशन आने से प्रॉफिट कम दिखाई देगा फ्यूचर में, कम प्रॉफिट से कम टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक बार में पूरा हम 1 लाख रुपए आपको एडजस्ट करने नहीं दे रहे हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, लेकिन WDV में बढ़ा के थोड़ा सा डेप्रीशिएशन बढ़ जाएगा, वो फायदा दे देंगे आपको। आगे देखिए, इट मे बी रेलेवेंट टू पॉइंट आउट दैट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल इन HUF इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। कह रहा है कि ये ऑप्शन सभी इंडिविजुअल और HUF को अवेलेबल है इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इन द केस, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, यहीं पे हेडिंग में ही लिखा हुआ था, दिस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल HUF वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये तो हेडिंग में ही था। In the case of individual having no business income, this option can be exercised on year-to-year basis at the time of filing the return under section 139(1). अब ये क्या बात है, अगर आप नॉन बिजनेस वाले हो, मतलब बिजनेस नहीं है आपका, तो हर साल आपके पास ये ऑप्शन है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे 139(1) में रिटर्न फाइल होती है, ठीक है, ये सेक्शन है रिटर्न फाइलिंग का। तो कह रहा है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे इस सेक्शन के तहत, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि पुराना स्लैब लेना है कि नया स्लैब लेना है, अगर आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं है तब। अगर आपके पास बिजनेस की इनकम है तो अगले पॉइंट में बोलेगा कि आपको एक बार ही मौका मिलेगा, एक बार आपको मौका मिलेगा, मतलब पहली बार ये मौका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 20-21 में, कि आपको 115 BAC लेना है नहीं लेना है। अगर आपने बोला नहीं लेना है तो आगे नहीं ले सकते, अगर आपने बोला लेना है तो 115 BAC ही हर साल चलेगा, नया स्लैब ही चलेगा। एक बार आपको फिर दोबारा पलटी मारने का जीवन में मौका देंगे, मतलब एक बार यहां ले लिए तो एक बार और मौका जीवन में फिर दोबारा दे देंगे पलटी मारने का, कि आप नए स्लैब में गए तो फिर पुराने में आ जाओ। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो ये मौका हर साल है आपके पास चॉइस करने का, कभी पुराने में जाओ कभी नए में आओ, जहां टैक्स कम लग रहा है वहां पे चले जाओ। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो आज ही डिसाइड करो,
आज जो डिसाइड करोगे वो डिसीजन हमेशा चलेगा। हाँ, एक बार जीवन में मौका देंगे पलटी मारने का। देखो फिफ्थ में, इन केस ऑफ सच इंडिविजुअल एचयूएफ which have business income, this option can be exercised before the due date of filing the return, but once such option is exercised, the same shall be applicable for all the subsequent assessment year. जिसके पास बिजनेस इनकम है उसको रिटर्न फाइल करने के पहले ये ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, इस बार की 2021 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करते समय, और एक बार जो उसने ऑप्शन ले लिया तो वो जीवन पर्यंत वही ऑप्शन चलेगा। Such individual HUF having business income may however withdraw such option only once, in which case such individual HUF having business income shall not again be eligible to exercise the option to pay tax under section 115 BEC। कह रहा है कि एक बार हम ऑप्शन देंगे आपको विड्रॉ करने का, ठीक है, एक बार हम आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है, बस बार बार नहीं देंगे। However, in case such individual HUF having business income later on ceases to have any business income, मान लीजिए आज तो आपके पास बिजनेस है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन तो मिलता नहीं है स्विच करने का, एक बार जो आपने ले लिया वही ऑप्शन पे आप टैक्स देंगे हमेशा। लेकिन मान लीजिए 4 साल बाद 5 साल बाद अब आपके पास बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो जैसे ही बिजनेस इनकम खत्म हो जाएगी आपके पास ऑप्शन शुरू हो जाएगा, फिर हर साल आपके पास ऑप्शन है, कभी नया लीजिए कभी पुराना लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी लंबी कहानी चलेगी ही नहीं, ये 2 नाव पे सवार होने वाली कहानी ज्यादा दिन थोड़ी ना चलेगी, पुराना स्लैब बंद ही हो जाएगा, फिर नया ही रहेगा ही, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा साल लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा लिख रही है, कह रही है कि एक बार ऑप्शन ले लिए तो परमानेंट वही चलेगा, एक बार विड्रॉ करने का ऑप्शन देंगे हम आपको जीवन में। लेकिन नौकरी पेशा इंसान के लिए जो अदर देन बिजनेस वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शन हमेशा खुला है, हर साल ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर बिजनेस की इनकम खत्म हो जाएगी तो कहता है देन सच इंडिविजुअल एचयूएफ विल अगेन बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, राइट। तो चलिए, तो आपने नया स्लैब पुराना स्लैब दोनों देख लिया। अब आपको पता चल गया कि न्यू स्लैब में अगर हम जाते हैं तो टैक्स का रेट तो कम है लेकिन बड़े सारे एग्जेम्पशन डिडक्शंस खत्म हो जाएंगे और भी बहुत तरीके की हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। पुराने स्लैब में वो एग्जेम्पशन डिडक्शन पुरानी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हालांकि टैक्स रेट थोड़ा सा अधिक है। तो आप अगर मुझसे ये पूछेंगे सर एक बात बताइए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फायदेमंद है, जैसे ये टैक्स आया ना तो बहुत सारे लोग भी, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित, पड़ोसी, सबको ये पूछने लग गया कि सर कौन सा टैक्स रेट फायदेमंद है। तो मैंने बोला कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर टैक्स रेट अगर फायदेमंद होता तो सरकार 2 ऑप्शन देती ही क्यों, ठीक है। ऑप्शन का मतलब है कि किसी के लिए कोई फायदेमंद है, किसी के लिए कोई फायदेमंद है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन कि आपको कितनी एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती है। हर इंडिविजुअल का टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, किसी का हो सकता है पुराने स्लैब के हिसाब से कम आ जाए, किसी का नए के हिसाब से कम आ जाए, ये सब डिपेंड करता है आपकी एग्जेम्पशन डिडक्शन पे, राइट। जिसकी एग्जेम्पशन डिडक्शन है ही नहीं उसको नया स्लैब फायदेमंद है, लेकिन जिसका है उसके लिए तो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटेशन कीजिए, चेक कीजिए और देखिए जहां पे इनकम कम आ रही, टैक्सेस कम आ रहे हैं वो स्लैब ऑप्ट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे बच्चों के लिए बढ़ गई है, वो बेचारे बच्चे एग्जाम में कितनी मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर निकालने को बोलेगा तो मुझे दोनों तरीके से क्या करना होगा, टैक्स कंप्यूट करना होगा और बताना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर के साथ, स्लैब के साथ जाएंगे, 115 बीएससी ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ने बता दिया कि 115 बीएससी ऑप्ट करना है तो ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से निकालिएगा, नहीं कहता है तो पुराने के हिसाब से निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे ये सारी बातें नहीं होती हैं तब तो मुझे दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगली क्लास में आएंगे तो और भी जितने पर्सन्स हैं जैसे फर्म, कंपनी, इन सब के टैक्स के रेट क्या हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। विल स्टॉप हियर।